हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं 7th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। और आज आपका पहला और दूसरे चैप्टर से मैंने प्रश्न लिया है, जिसमें आपका है पर्यावरण और हमारे पृथ्वी के अंदर। तो हम लोग आज 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी का, जो कि बहुत है इंपॉर्टेंट आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। इसमें से कौन से घटक हैं जिसे पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पहला ऑप्शन है मनुष्य, दूसरा है धरातलीय स्थलाकृतियाँ, तीसरा है मानव निर्मित वस्तुएं, चौथा है प्राकृतिक वस्तुएं। इसमें से कौन सी चीज़ है जिसे हम पर्यावरण के घटक के अंतर्गत शामिल करते हैं। और कोड की सहायता से उत्तर दीजिएगा। ए में है पहला, दूसरा, तीसरा, बी में है पहला, तीसरा, चौथा, सी में है दो और डी में है उपरोक्त सभी। तो आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपके सामने है कोड भी, और आप बहुत आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही आसान है और बिल्कुल कॉमन सेंस का है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, ये सारी चीज़ें आपके जो है पर्यावरण में शामिल होते हैं। मनुष्य भी आता है, आपके धरातलीय स्थलाकृतियाँ भी आती हैं, मानव निर्मित वस्तुएं भी होते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं भी होते हैं, साथ ही मानव द्वारा जो सांस्कृतिक परिवेश तैयार किया जाता है उसको भी शामिल किया जाता है पर्यावरण में। तो अब पर्यावरण का जो एरिया है वो ब्रॉड हो गया है। मानव निर्मित, प्राकृत निर्मित, मानव द्वारा बनाए हुए सांस्कृतिक माहौल, ये सारी चीज़ें मिल करके ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना इसमें से कौन से कथन है जो सही है। और देखिए, उत्तर कूट की सहायता से देना है और प्रश्न बहुत ही शानदार कॉमन सेंस का है और बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। दूसरा, पर्यावरण प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। तीसरा, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैविक एवं अजैविक दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। चौथा, मानव निर्मित पर्यावरण में मानव की परस्पर प्रक्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित की जाती हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सी बातें हैं जो सही हैं। देखिए, कूट भी आपके सामने और ऑप्शन भी। ए में है पहला, दूसरा, तीसरा, बी में है पहला, तीसरा, चौथा, सी में है केवल तीसरा और डी में है उपरोक्त सभी। फटाफट बताएंगे इसमें से कौन सी बातें हैं जो आपके सही हो जाएंगी। और सारे पॉइंट बिल्कुल कॉमन सेंस के हैं, बिल्कुल सोचने वाला बच्चा आसानी से इसको सॉल्व कर लेगा। तो सभी को पता हो कि ये सभी बातें सही हैं। किसी भी जीवित प्राणी द्वारा उसके जो चारों ओर पाए जाने वाले लोग हैं, स्थान है, वस्तुएं हैं, प्रकृति, पर्यावरण है, वो सभी क्या है, पर्यावरण में आते हैं। पर्यावरण प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों चीज़ों से बनती है। अभी हमने बता दिया आपको। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक सभी चीज़ें शामिल होती हैं, ये भी मैंने आपको बताया। और साथ ही मानव निर्मित पर्यावरण में मानव की पारस्परिक क्रियाएं और उसकी गतिविधियां एवं उसके द्वारा बनाए गए रचनाएं सम्मिलित होती हैं। साथ ही उसके द्वारा बनाया गया एक जो परिवेश है, जो आपका सांस्कृतिक परिवेश है, उसे भी शामिल किया जाता है पर्यावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और बहुत ही शानदार प्रश्न है और बिल्कुल कॉमन सेंस का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। पहला ऑप्शन, पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। दूसरा, वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। तीसरा, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। अब आपके सामने है 3 ऑप्शन और कोट भी है। पहला ऑप्शन है ए में पहला, दूसरा दोनों सही है, बी में है पहला, तीसरा सही है, सी में दूसरा, तीसरा सही है और डी में उपरोक्त सभी सही हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है और एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है। तो सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं, उपरोक्त सभी सही हैं। पृथ्वी पर वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हमारा वायुमंडल नहीं होता, और वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होता। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। जलवायु परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन, ये सब वायुमंडल में ही परिवर्तन से होता है। इसी की वजह से ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पादप और जीव दोनों में जान है और जहाँ पे जान पाई जाए वहीं बनता है आपका जैवमंडल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। फिर से आपको सत्य कथन का चुनाव करना है। आपके सामने ऑप्शन है और आपको उत्तर देना है कोड की सहायता से। तो सावधानी पूर्वक देखिए। पहला ऑप्शन, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। दूसरा, वायुमंडल हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। तीसरा, वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। चौथा,
जयमंडल पृथ्वी की वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। आपके सामने है 4 ऑप्शन और चारों ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल कॉमन सेंस का है और एकदम दिमाग को बड़ा करने वाला है, ब्रॉड करने वाला है और बहुत आसान है। पहले में देख लीजिए, ए में कह रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। बी में कह रहा है पहला, तीसरा, चौथा सही है। सी में कह रहा है दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। और डी में कह रहा है कि ऊपर लिखी हुई सारी बातें सही हैं, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो आप सभी को पता है कि उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर फैली जो वायु की पतली परत है यही तो वायुमंडल है। पृथ्वी पर हमें सूर्य की किरणों से बचाता है वायुमंडल, क्योंकि वायुमंडल में ही है आपका ओजोन परत। वायुमंडल में कई प्रकार के गैसें भी होते हैं, धूलकण भी होते हैं और जलवाष्प भी होते हैं। ये सारे मिलकर वायुमंडल का निर्माण करते हैं। जयमंडल का मतलब ही है जहाँ जैविक चीज़ें पाई जाए, तो जैविक चीज़ें हवा में भी है, जल में भी है और आपके पृथ्वी पर भी है। लेकिन पृथ्वी की ऊपरी परत में जलमंडल की ऊपरी सतह पे ज़्यादा है और वायुमंडल के निचले सतह में ज़्यादातर जैविक चीज़ों का निवास पाया जाता है। इसीलिए कह रहा है कि इन तीनों को मिला करके जो पतला संकीर्ण पट्टी बनता है वही जयमंडल कहलाता है। तो बिल्कुल सही है, आपकी सारी बातें एकदम और एकदम करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पहला है फ्रेंच, दूसरा है जर्मन, तीसरा है संस्कृत और चौथा है अंग्रेजी। फटाफट देंगे जवाब। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? और ये आपके लिए बहुत आसान है, याद रखिएगा। इसका आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, फ्रेंच। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति इन्वायरमेंटल शब्द से हुआ है, तो आपका ये जो शब्द है ये लिया गया है आपके फ्रेंच से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आपको बताना इनमें से कौन सा कथन है जो सही तरीके से पारितंत्र को परिभाषित करना है। इसमें से कोई एक पॉइंट ही सही है और आपको वही बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन है जो पारितंत्र को सबसे सटीक तरीके से बता रहा है। पहला ऑप्शन, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय। दूसरा, पृथ्वी का वह स्थान जहां सजीव रहते हैं। तीसरा, जीवधारी का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। चौथा, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति एवं प्राणी। आपको बताना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सबसे शानदार तरीके से पारितंत्र की व्याख्या कर रहा है। और ये आपके लिए बहुत आसान है, बिल्कुल कॉमन सेंस का है, आप सभी को ये पता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं, यही मिला करके आपका बनता है पारितंत्र। पारितंत्र में जीवधारी होते हैं और पर्यावरण होता है, दोनों का सम्मिलित प्रभाव ही पारितंत्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है और आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, जैवमंडल पृथ्वी का वह संक्षिप्त क्षेत्र जहां स्थल एवं वायु और जल जीवन को संभव बनाते हैं मिलकर। क्या यह बात सही है? दूसरा, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत है। और आपका तीसरा है जलमंडल यानी कि जलीय क्षेत्र। चौथा कह रहा स्थल मंडल महासागरों की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को कहते हैं। तो आप सभी को पता है कि क्या गलत है, क्योंकि बहुत आसान हो चुका है आप लोगों के लिए। तो निश्चित ही बचा लोग, आपका चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि स्थल मंडल जो होता है ये आपकी परपटी का, धरती का जो ऊपरी क्षेत्र है, जो ऊपरी परत है, भूपरपटी जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं स्थल मंडल। धरती के ऊपरी परत को ही स्थल मंडल कहते हैं, महासागरों की ऊपरी कठोर सतह को नहीं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? पहला ऑप्शन देखिए, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का या सजीव संचार का निर्माण करते हैं। दूसरा ऑप्शन, जलमंडल जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। तीसरा, स्थल मंडल चट्टानों एवं खनिजों से बनता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। आपके सामने है 3 ऑप्शन और उत्तर आपको कूट की सहायता से देना है और आपको बताना है कौन सी बातें जो सही हैं। देखिए, ए में कह रहा कि पहला दूसरा सही है, बी में कह रहा पहला तीसरा सही है, सी में कह रहा दूसरा तीसरा सही है और डी में कह रहा उपरोक्त सभी बातें सही हैं। तो आपको आज बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि उपरोक्त सभी का ऑप्शन ही मोस्टली सही हो रहा है। तो उपरोक्त सभी बातें सही हैं और बिल्कुल आप इसको जानते भी हैं, एकदम कॉमन सेंस का है कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संचार का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है। जलमंडल जल के विभिन्न स्रोत जिसमें नदी, झील, समुद्र, महासागर, आपके हिमनद, धरातल के अंदर का जल, इन्वायरमेंट में मौजूद
मौजूद जल, ये सारे जिस भी रूप में आपका जल है, आपका ठोस, द्रव, गैस, वो सब मिला करके जलमंडल का निर्माण करते हैं। और स्थल मंडल का निर्माण चट्टानें, खनिज और उसमें पाए जाने वाले जो जीवाश्म हैं, मिट्टी की पतली परत मिल करके स्थल मंडल का निर्माण करती है। तो तीनों बातें बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर तो सभी बच्चों को पता है, क्योंकि इसमें तो कोई दम नहीं है। लेकिन आपको मैं इसके बदले दूसरा प्रश्न देने वाली हूँ। इसमें आप सभी को पता है कि उत्तर क्या हो जाएगा। तो निश्चित ही आप सभी को पता है कि 5 जून को ही हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। लेकिन आपके लिए प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन से मनाया जाना शुरू किया गया और वो सम्मेलन कब हुआ था। साथ ही आपको बताना है कि पर्यावरण के लिए बेहतर काम करने वाले व्यक्ति या संस्था को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है UNEP के द्वारा। तो दीजिएगा 2 जवाब। पहला, तो विश्व पर्यावरण किस सम्मेलन से शुरू किया गया और ये कब मनाया गया था। दूसरा, पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों या संस्थाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए UNEP के द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फटाफट दीजिएगा जवाब, आयोग का पूछा हुआ है सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं तथा यह सबसे पतली परत है। दूसरा कह रहा है सागरीय पर्पटी की मोटाई महाद्वीपीय पर्पटी से अधिक होता है। आपको बताना है ए में है केवल पहला, बी में है केवल दूसरा, सी में है दोनों सही है और डी में है कोई सही नहीं है। फटाफट दीजिएगा जवाब। बहुत ही शानदार प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आजकल PCS, IAS समीक्षा अधिकारी, लोअर PCS ऐसे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो आप सभी को पता हो कि आपका जो ऑप्शन नंबर सही है वो है केवल और केवल पहला, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं तथा यह सबसे पतली परत होता है। बिल्कुल सही है। महासागरीय पर्पटी की मोटाई महाद्वीपीय पर्पटी की मोटाई से कम होता है, जो कि महासागरीय पर्पटी की मोटाई होता है 5 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आ चुका है कि कितने किलोमीटर होता है, और महाद्वीपीय पर्पटी की मोटाई होती है 35 किलोमीटर। और जहाँ पे आपके पर्वत पठार होते हैं या पर्वत और पहाड़ होते हैं, वहाँ पे ये 75 से 100 किलोमीटर भी पर्पटी की मोटाई पाई जाती है। तो सारे पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा सही नहीं है, उल्टी बातें कर दिया यहाँ पे आप, इसलिए आपका दूसरा गलत हो गया। केवल और केवल पहला सही है। तो मैंने आपसे प्रश्न किया था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है। तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था और वहीं से पर्यावरण दिवस मनाए जाने की बात की गई थी, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके पर्यावरण के बारे में। साथ ही UNEP के द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए। तो याद रखिएगा, ग्लोबल 500 पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम करने की वजह से UN जो है EP के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। महाद्वीपीय पर्पटी सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बना है। दूसरा कह रहा है महासागरीय पर्पटी सिलिका एवं आयरन से बना है। तीसरा कह रहा है पृथ्वी की सतह पर्पटी के नीचे मेंटल व क्रोड परत का विकास हुआ है। चौथा कह रहा है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकिल एवं लोहे से बना है। आपको बताना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, और आपको गलत स्टेटमेंट तलाश करनी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और बिल्कुल कॉमन सेंस का है, और साथ ही इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, पहला तो बिल्कुल सही है, सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है आपका महाद्वीपीय पर्पटी। और महासागरीय जो पर्पटी है ये बना है आपका सिलिका प्लस मैग्नीज से बना है, इसलिए आपका क्या हो गया, मैग्नीज नहीं है, यहाँ पे आयरन हो गया, इसलिए गलत हो गया। पृथ्वी की सतह पर्पटी के नीचे मेंटल और क्रोड की परत का विकास है। बिल्कुल सही है, पर्पटी है, पर्पटी के पीछे मेंटल है, मेंटल के नीचे क्रोड है। चौथा है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो कि मुख्यतः निकिल और लोहे का बना है। बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर केवल और केवल दूसरा गलत है, जो कि यहाँ पे सिलिका और मैग्नीज होगा, आयरन नहीं होगा। आयरन देखिए क्रोड में पाया जा रहा है, निकिल और लोहा नीचे है, मेंटल में नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन की पहचान कीजिए। उत्तर आपको कूट की सहायता से देना है और कथन सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सावधानीपूर्वक पढ़िएगा। पहला कह रहा है भूपर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। दूसरा कह रहा है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसे निफे के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा कह रहा है महासागरों की पर्पटी को मुख्यतः सीमा के नाम से भी जाना जाता है। आपके सामने है 3 ऑप्शन और तीनों बहुत ही शानदार हैं, और आपको देना है उत्तर कूट की सहायता से। ए में है पहला दूसरा सही है, बी में है पहला तीसरा सही है, सी में है दूसरा तीसरा सही है, और डी में है उपरोक्त सभी सही हैं। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको देना है जवाब। कूट और ऑप्शन दोनों सामने हैं और आप दे सकते हैं बहुत ही आसानी से जवाब। तो बच्चा लोग बिल्कुल और बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है।
भूपर्पटी के ठीक नीचे होता है मेंटल, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। और पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो निकिल और फेरस यानी कि निकिल और लोहे से बना है, जिसे निफे कहते हैं। और महासागरीय परपटी की मुख्य सीमा, मतलब जो मुख्यतः इसे कहते हैं सीमा, क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीज से बना है, सिलिका प्लस मैग्नीज से बना है, इसीलिए इसको कहते हैं सीमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपका इसे कहते हैं निफे, क्योंकि ये बना है निकिल और फेरस यानी कि लोहे से। तो सारी बातें आपकी बिल्कुल करेक्ट हैं, कोई दम नहीं है प्रश्न में। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है। एनसीईआरटी के प्रश्न हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है, और खास करके ज्योग्राफी और हिस्ट्री के एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब द्रवित मैग्मा ठोस होकर ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तब इस प्रकार के बने शैलों को क्या कहते हैं? जब द्रवित यानी कि पिघला हुआ मैग्मा जो ज्वालामुखी से बाहर निकलता है वो ठंडा होता है, ठंडा होकर के ठोस हो जाता है और जम जाता है, तब इसे क्या कहते हैं? पहला कायांतरित सेल, दूसरा अवसादी सेल, तीसरा है आग्नेय सेल और चौथा है जीवाश्म युक्त सेल। तो आप सभी को पता है इसका उत्तर, बिकॉज ये बहुत ही आसान है। याद रखेंगे आग्नेय सेल ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये क्या है, आग के गोले होते हैं जो ठंडा होकर के सेल बनेंगे। तो कैसा बनेंगे? आग्नेय, जो कि आग से बने हैं तो आग्नेय होंगे। साथ ही इसको प्राथमिक सेल भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ, और इसी सेल से निर्माण हुआ है अवसादी का और कायांतरित का, इसीलिए इसको प्राथमिक या मूल सेल भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है, प्राथमिक या मूल सेल कौन सा है, या सेलों का जननी किसे कहा जाता है। पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? पृथ्वी का जो टोटल आयतन है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान कौन सा परत देता है, आपको ये बताना है। ये आयोग ने कई बार पूछा है। पहला है क्रोड, दूसरा है क्रस्ट, तीसरा है मेंटल और चौथा है कि तीनों परतों का आयतन बराबर है। आपको बताना है कि कौन सी बात है जो सही है, यानी कि इसमें किसका योगदान सबसे ज़्यादा है पृथ्वी के कुल आयतन में। तो याद रखेंगे पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे ज़्यादा योगदान है क्रोड का, लगभग आपका 83%, 80 से 83% का अकेले योगदान देता है क्रोड। क्रस्ट का 0.5% योगदान है, और आपका जो मेंटल है इसका 16% का योगदान है। तो तीनों बातें याद रखिएगा, 83, 16 और 0.5, या कहिए 80, 16 और 0.5। तो याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन की पहचान कीजिए। आपको बताना इसमें से कौन सा कथन है जो सही है, और ध्यान से देखिए, उत्तर कोड की सहायता से देना है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तब इस प्रकार बहिर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। दूसरा कह रहा है, जब द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, तब ये अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहलाता है। तीसरा कह रहा है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल की संरचना बड़े दानों वाली होती है। और दूसरा कह रहा है कि आपका बहिर्भेदी आग्नेय सेलों की संरचना बड़े दाने वाली होती है। और चौथा कह रहा है, अंतर्भेदी आग्नेय सेलों की संरचना महीन दानों वाली होती है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ए में देखिए पहला, दूसरा, तीसरा सही है। बी में आपका कह रहा है पहला, तीसरा, चौथा सही है। सी में कह रहा है आपका पहला, दूसरा सही है। और डी में कह रहा है सभी सही है। आईएएस का प्रश्न है तो प्रश्न शानदार होगा निश्चित तौर पे। तो याद रखिएगा, आपके लिए ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या है जो आपका सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि पहला, दूसरा सही है। जब द्रवित यानी कि पिघला हुआ लावा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा हो जाता है, तब इसे कहते हैं बहिर्भेदी, यानी कि जो धरती को भेद करके बाहर आ जाए और बाहर आके ठंडा हो जाए वो कहेगा क्या? बहिर्भेदी। जब द्रवित यानी कि पिघला हुआ मैग्मा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाए, तब इसे अंतर्भेदी कहेंगे, क्योंकि वो भेद करके बाहर आया ही नहीं तो अंदर ही रह गया, इसलिए अंतर्भेदी हो जाएगा। जो बाहर आ जाता उसे लावा कहते हैं, और जो पिघला हुआ जो मैग्मा है वो बाहर नहीं आता, अंदर ही रह जाता, तो उसे मैग्मा कहते हैं। दूसरा और तीसरा अपोजिट बात कर रहे हैं। बहिर्भेदी आग्नेय सेलों की संरचना छोटे दाने की होती है, क्योंकि ये धरातल के बाहर आते ही बहुत तेज़ी से ठंडे होते हैं और ज़्यादा बड़े दाने का रूप नहीं ले पाते। लेकिन जो अंदर रहता पृथ्वी के, वहाँ पे बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है और ये बड़े बड़े दानों का रूप ले लेता है। तो जो अंदर है उसके दाने बड़े होते हैं, और जो बाहर होते हैं उनके दाने छोटे होते हैं, इसलिए आपका यहाँ पे दोनों अपोजिट बात कर रहा है।
तो केवल और केवल आपका पहला और दूसरा सही है। याद रखिएगा, आईएएस का प्रश्न है। साथ ही ये वनडे एग्जाम्स में भी वन लाइनर के फॉर्म में पूछा जाता है कि आंतरिक सेल किसे कहते हैं, बहिर्भेदी अंतर्भेदी सेल क्या है, किसके दाने मोटे होते हैं, किसके दाने पतले होते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का एक भी मिनट जाया जाए, और इसीलिए मैं बहुत फास्ट कवर करती हूँ और कोई फालतू की बातें नहीं करती हूँ। तो अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं स्पीड को स्लो भी कर लूँगी। और भी ज़्यादा आपको समय चाहिए तो मैं समय भी दूँगी, और कोई सुझाव हो तो भी बोलिएगा, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? पहला, अंतर्भेदी आग्नेय सेल ग्रेनाइट है। दूसरा, बहिर्भेदी आग्नेय सेल बेसाल्ट है। तीसरा, अवसादी सेल चूना पत्थर है। चौथा, कायांतरित सेल बलुआ पत्थर है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, और आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप याद रखेंगे, आपका जो चौथा है ये सही सुमेलित नहीं है। पहला बिल्कुल सही है, अंतर्भेदी आग्नेय सेल ग्रेनाइट होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं ये। ग्रेनाइट की चट्टानें काफ़ी महंगी बिकती हैं। और दूसरा, बहिर्भेदी जो सेल है ये बेसाल्ट होते हैं। जो बासे है बहिर्भेदी, वो क्या है, बेसाल्ट है। बाहर जो काले चट्टान जो है मैग्मा ठोस होने से बन जाते हैं, वो कहलाते हैं बेसाल्ट। अवसादी सेल चूना पत्थर, चूना पत्थर जो है अवसादी सेल का उदाहरण है। और आपका बलुआ पत्थर भी अवसादी सेल का उदाहरण है, कायांतरित का नहीं है। इसलिए आपका चौथा जो है ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, और उत्तर कूट की सहायता से देना है। अवसादी सेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आपको बताना है अवसादी सेलों के बारे में नीचे लिखी हुई कौन सी बात है जो सही है। और पहला ऑप्शन है, अवसादी सेल का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसाद के निक्षेपण द्वारा होता है। दूसरा कह रहा है, इन सेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती है। तीसरा कह रहा है, यह सेलें अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं। अब आपको बताना इसमें से कौन सा कथन है जो सत्य है। कूट आपके सामने है, ए में है पहला, दूसरा बी में है पहला, तीसरा सी में है दूसरा, तीसरा और डी में है सभी बातें सही हैं। चलिए आपको देना है उत्तर, क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखिए बच्चा लोग, क्या है जो सही हो जाएगा। आपका केवल और केवल जो सही है वो है पहला और तीसरा, दूसरा गलत है। पहला सही है कि अवसादी सेलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल अवसाद से निक्षेपित होकर होता है। नाम ही अवसादी है तो निश्चित ही अवसाद से होगा। अवसाद कहाँ से आएंगे, जब विभिन्न प्रकार के खनिजों का, चट्टानों का क्षरण होगा, और वो हवा, मिट्टी और पानी के द्वारा ढो ढो करके कहीं इकट्ठा किए जाएंगे, और फिर धीरे धीरे उसका परत दर परत निर्माण होगा। उसमें अवसाद भी होंगे, जीवाश्म भी होंगे, तो बनेगा आपका अवसादी चट्टान। दूसरा करें, इसमें जीवाश्म होने की संभावना नहीं है, ये गलत है। इसी में तो सबसे ज़्यादा जीवाश्म होते हैं, क्योंकि ये जब अवसादें इकट्ठी होती हैं तो उनके साथ जीवों के अंश भी इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें जीवाश्म बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं। यह सेल अपेक्षाकृत कम कठोर होता है, बिल्कुल, चूँकि ये टूट फूट के बहुत सारे सेलों के इकट्ठा होने से बना होता है, इसीलिए सबसे कम कठोर होता है। तो आपका पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको बताना है कौन सा कथन है जो सही है। कूट और ऑप्शन दोनों आपके सामने हैं, और आपको देना है जवाब कूट की सहायता से। पहला है, विभिन्न प्रकार के सेल लुढ़क, चटक कर और एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। दूसरा कह रहा है, यह अवसाद हवा, जल आदि वाहक कारकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर निक्षेपित कर दिए जाते हैं। ए में कह रहा है पहला सही है, बी में कह रहा है दूसरा सही है, सी में कह रहा है दोनों सही है, डी में कह रहा है कोई भी सही नहीं है। और ये उत्तर तो बच्चों के लिए बहुत आसान है, बिकॉज ये बिल्कुल कॉमन सेंस का हो गया, और ये मैंने आपको बता भी दिया व्याख्या के दरमियान, और ये बिल्कुल आसान भी आप सभी को पता है। जब विभिन्न प्रकार के सेल लुढ़केंगे, चटकेंगे और एक दूसरे से रगड़ खाएंगे, तो छोटे छोटे टुकड़ों में ये इकट्ठा हो जाएंगे या छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, और ये छोटे छोटे टुकड़े जब इकट्ठा होंगे तो यही अवसाद या गाद कहलाएंगे। और ये अवसाद किसके द्वारा, हवा के द्वारा, जल के द्वारा और किसी भी वाहक कारक के द्वारा एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाए जाएंगे, और जहाँ इकट्ठे किए जाएंगे उसी को कहते हैं निक्षेपण। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये निक्षेपित कर दिए जाएंगे। तो दोनों बातें आपकी बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है, उच्च ताप एवं दाब, यहाँ पे होना चाहिए था दाब। उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण कौन सी सेल का जो है निर्माण होता है। आपको बताना है कौन सी सेल का निर्माण होता है, कौन से सेल बनते हैं उच्च ताप और दाब के कारण, कौन से सेल बनते हैं उच्च ताप और दाब के कारण। और यहाँ पे होना चाहिए था कि कौन से सेलों का
उच्च और ताप और दाब के कारण आंतरिक सेलों में परिवर्तन होता है। यहाँ पे था कि उच्च ताप और दाब के कारण कौन से सेलों का कायांतरित या रूपांतरित सेलों में परिवर्तन हो जाता है। कौन से सेल हैं जो बहुत ज़्यादा तापमान पाकर, बहुत ज़्यादा दबाव पा करके कायांतरित या रूपांतरित सेल का रूप ले लेते हैं। तो पहले में है आग्नेय, दूसरे में अवसादी, सी में दोनों और डी में कोई नहीं। तो देंगे जवाब बच्चा लोग, कौन सी सेलें हैं जो उच्च ताप और दाब पाते हैं तो रूपांतरित या कायांतरित में बदल जाते हैं। तो याद रखिएगा दोनों बदल जाते हैं, आग्नेय भी और आपके अवसादी भी, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कूट की सहायता से उत्तर देना है और ऑप्शन आपके सामने है। पहला है आपका, जब उच्च ताप और दाब के कारण आग्नेय सेल और अवसादी सेलें चट्टानों के भौतिक और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है तब कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। दूसरा कह रहा है कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है प्लेट तथा संगमरमर। ए में है पहला सही है, बी में है दूसरा सही है और सी में है आपका दोनों सही है और डी में है आपका कोई सही नहीं है। यहाँ पे होगा स्लेट, यहाँ पे होगा स्लेट। आपको बताना है क्या है जो सही हो जाएगा और ये भी बिल्कुल कॉमन सेंस का है और मेरे बच्चों को इसको सॉल्व करने में बिल्कुल समस्या नहीं होने वाला है, क्योंकि इतनी सारी बातें आज आप लोगों ने सुन ली कि अब तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो दोनों बातें सही हैं। जब बहुत ज़्यादा ताप और दाबमान होता है, ताप और दाब होता है तो आग्नेय हो या अवसादी हो, उनकी भौतिक और रासायनिक जो संगठन है उसमें परिवर्तन हो जाता है और अपना रूप बदल देते हैं और ये रूपांतरित या कायांतरित सेल बन जाते हैं। और ऐसे कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है आपके स्लेट और संगमरमर। याद रखिएगा ये दोनों आपके कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। तो उम्मीद है आपको आज 7th क्लास के एनसीईआरटी का पहला और दूसरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर कोई समस्या नहीं हुई और चीज़ें अच्छे से समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मासूम हैं। आप भूल जाते हैं कि आपको शेयर और लाइक भी करना चाहिए, तो इतना भी ज़्यादा मासूम नहीं होना है। शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही और आज आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।